Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. तो स्टूडेंट्स आज है 24th of July एंड दोनों न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हम उनको गो थ्रू करेंगे। अब देखिए दो न्यूज़पेपर को एक साथ करने का फायदा या न्यूज एनालिसिस में करने का फायदा ये होता है, एक तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप दो न्यूज़पेपर कर पाए और दूसरा ये होता है कि दो न्यूज़पेपर के अंदर में कभी किसी में कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाता है, कभी दूसरे में कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा होलिस्टिक कवरेज आपको एक ही न्यूज एनालिसिस में मिल जाता है। जैसे कि आज हम देखेंगे कि हिंदू के बजाय आपके इंडियन एक्सप्रेस में हमारे एग्जाम पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, तो हमारी वो जो पर्टिकुलर न्यूज अगर हम सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते तो वो मिस हो जाती, अब हमारे लिए वो भी मिस नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हिंदू की ही न्यूज देख लेते हैं। दोनों न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई है रिगार्डिंग सीजीआई जो है वो एक बेंच का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके अंदर में जस्टिस वर्मा ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उनके जो यहाँ पे ग्रीवांसेस हैं रिगार्डिंग जो इन हाउस प्रोसीडिंग्स करी गई हैं बाय सुप्रीम कोर्ट, उनको यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनको आंसर करेगा। तो बेसिकली ये केस क्या है, तो आई नो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यशवंत वर्मा का केस कि ही वाज द दिल्ली हाई कोर्ट जज, करंटली ही इज अ सिटिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, उनको ट्रांसफर कर दिया गया था और ये जो ट्रांसफर किया गया था ये सुप्रीम कोर्ट नहीं करा है। ओके, जो ट्रांसफर होता है एक सुप्रीम हाई कोर्ट जज का, वो बेसिकली ट्रांसफर करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सीजे। इसके अलावा एक इन हाउस प्रोसीडिंग्स भी करी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन अगर उसे लेना हो तो उसके लिए एक इन हाउस प्रोसीडिंग्स का उसने मैकेनिज्म रखा हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर इन हाउस का मैकेनिज्म है यही जसवंत वर्मा ने यहाँ पे चैलेंज करा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। ही हैज सेड कि ये जो पर्टिकुलर इन हाउस प्रोसीडिंग्स का जो आपका प्रॉपर ये प्रोसीजर है ये टोटली वॉयलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किसी जज के अगेंस्ट में अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो वो पावर सोलली पार्लियामेंट को प्रोवाइडेड है। और इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि जस्टिस जसवंत वर्मा के अगेंस्ट में अभी आपके पार्लियामेंट के अंदर में आपका जो इंपीचमेंट मोशन है वो इनिशिएट हो चुका है। वेरी सून उसकी प्रोसीडिंग्स आजकल में इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जसवंत वर्मा का आर्गुमेंट क्या है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजर गिवन है, विच इज कि यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस को रिमूव करना है, इंपीच करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट के पास में ही वो पावर दे रखी है और किसी के पास में कोई पावर नहीं है। तो जो आपका ये इन हाउस प्रोसीडिंग्स का आपने ये इन हाउस या इनसाइड सुप्रीम कोर्ट, इनसाइड कोर्ट जो ये फंक्शन बना रखा है ये टोटली वॉयलेट होता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में ही क्वेश्चन करा गया फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, और उसी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि मैं एक बेंच फॉर्म करूंगा, उसमें जजेस होंगे जो इसको डिस्कशन लेंगे, और उन्होंने बोला है कि मैं खुद इस पर्टिकुलर केस से रिक्यूजल लेता हूं। रिक्यूजल का मतलब होता है कि बिकॉज मैं इस केस के अंदर में इंटरेस्टेड पार्टी हूं, मैं इसमें पहले इन्वॉल्व रह चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो इनके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया था जसवंत वर्मा के अगेंस्ट में, उस टाइम में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई उस टाइम में एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो उसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने भी इन हाउस प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करा था। तो ही हैज सेड बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स, तो यहां पे हो सकता है कि कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। बट अब सीजीआई जो है यहां पे एक नई बेंच बनाएंगे इस पर्टिकुलर केस को लेके। ओके, तो यहां पे फिर से वही चीज है आपके सामने कि केस क्या है वो यहां पे एक्सप्लेन्ड है, और नीचे ये इन हाउस प्रोसीडिंग्स क्या होता है। तो हियर यू हैव टू रियलाइज कि जो इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ये स्टैट्यूटरी ना ये किसी स्टैट्यूट में मेंशन है, ना कोई स्टैट्यूटरी प्रोसीजर है। ये आपका जुडिशियली क्रिएटेड मैकेनिज्म है जो विद टाइम इवॉल्व हुआ है, विच मीन्स ना तो पार्लियामेंट ने किसी लॉ में इसे बनाया है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के में गिवन है। जुडिशरी ने डिसिप्लिन लाने के लिए, एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए, जजेस को कंट्रोल करने के लिए ये एक इन हाउस इंटरनल डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो ये इनिशिएट हुआ था थ्रू सुप्रीम कोर्ट रेजोल्यूशन 97 के अंदर में आपके सुप्रीम कोर्ट ने विद रिगार्ड टू जुडिशियल डिसिप्लिन कई इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लिए थे, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन ये भी था। और यहाँ पे क्या होता है, कोई प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो कंप्लेन की तो वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट में अंडर दिस इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर करी जाती है। अब इसके बाद इन हाउस इंक्वायरी के अंदर में किस टाइप का एक्शन रिकमेंड किया जा सकता है, तो अगेन यहां देखिए यार रिकमेंड लिखा हुआ है, तो रिकमेंडेशन का काम है, मतलब कि जो इन हाउस इंक्वायरी है
उससे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उससे सिर्फ रिकमेंड किया जाता है। बिकॉज अगेन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व हैं, तो कोई भी एक्शन लेने की पावर जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में होती है। तो यहाँ पे इट में रिकमेंड नो एक्शन, इट कैन एडवाइज रेजिग्नेशन टू दैट पर्टिकुलर जज कि आप रिजाइन कर दीजिए, या फिर ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है उसको प्रेसिडेंट को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दीजिए, और प्रेसिडेंट जो है अगर उसको लगेगा कि इंपीचमेंट मोशन करना चाहिए तो फिर यहाँ पे इंपीचमेंट मोशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है। तो जो यशवंत वर्मा का केस है, यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ थर्ड जो प्रोसीजर है यही करा गया। पहले वैसे उनको रेजिग्नेशन एडवाइस किया गया था, ही सेड कि अगर मैंने यहां रेजिग्नेशन दिया या यहां पे मैंने खुद ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो इट वुड बी लाइक saying कि yes I was guilty so that's why I am taking retirement और I am resigning। तो यहां पे जब उन्होंने खुद से कोई एक्शन नहीं लिया तो आपकी जो ये इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है इसने ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दी, और प्रेसिडेंट ने इस रिपोर्ट के बेसिस पे पार्लियामेंट को परमिशन दे दी है इंपीचमेंट मोशन को इनिशिएट करने की। तो अब आपके राज्यसभा में 50 जो एमपीज हैं उन्होंने साइन करके दे दिया है, 63 ने साइन करके दिया है, और लोकसभा के अंदर में 100+ की रिक्वायरमेंट होती है। तो लोकसभा में अगर 100+ साइन करके दे देंगे तो वहां से भी जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट हो सकती हैं। तो यहां पे समझने की बात यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर यहां पे मोशन भी स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है अगेंस्ट अ जज इंपीचमेंट मोशन, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही वो इनिशिएट होता है। ओके, इसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए हुए हैं कि जो बेसिकली जसवंत वर्मा का आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि ये जो पर्टिकुलर एक्शन आप ले पा रहे हो, ये जो आप इन हाउस इंक्वायरी कर रहे हो, ऑल ऑफ दिस इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और अ लॉ। तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है एंड शुड नॉट बी अलाउड। एंड उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 124 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 218 फॉर हाई कोर्ट ये प्रोवाइड करता है कि अगर किसी जज को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो पार्लियामेंट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि यहां पे जुडिशियल इंटरवेंशन का कहीं पे भी रोल नहीं है। और रिमूवल की रिक्वायरमेंट क्या है? पहला है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, यानी प्रेसिडेंट के रेफरेंस से ही होगा। सेकेंड है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो जो लोकसभा राज्यसभा में कमेटी भी बनाई जाएगी वो बेसिकली जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है उसी के बेसिस पे बनाई जाएगी, और उसके बाद में जो इंक्वायरी सबमिट करी जाती है यूजुअली 3 जजेस आपका एक पैनल बनाया जाता है जो इंक्वायर करती है, उसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है टू द लोकसभा एंड टू द राज्यसभा, और फिर स्पेशल मेजॉरिटी के बेसिस पे लोकसभा और राज्यसभा से वो बिल पास हो जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया जहां पे हमने फिर से एक बार इंपॉर्टेंट चीज को गो थ्रू करा है, और उसमें जो नया अपडेट है वो भी हमने यहां कवर कर लिया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, होम मिनिस्ट्री बिगिंस मूविंग आउट ऑफ नॉर्थ ब्लॉक। तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक करके बेसिकली आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जितने भी मेन मिनिस्ट्रीज हैं, ऑफिस हैं, उनके पहले ऑफिस लोकेट होते थे नॉर्थ ब्लॉक में और साउथ ब्लॉक के अंदर में। बेसिकली ये आपका लोकेशन का नाम है नॉर्थ ब्लॉक, मतलब नॉर्थ के जो उस पर्टिकुलर एरिया में नॉर्थ में जो बिल्डिंग्स है उनको नॉर्थ ब्लॉक कहा जाता है, और उस एरिया के राइट में जो बिल्डिंग है उनको साउथ ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री की जो बिल्डिंग है वो भी नॉर्थ ब्लॉक के अंदर में थी, बट ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग्स है ये 1911 में 1912 में बनाई गई थी, तब से बन रही हैं बिल्डिंग्स, और आज के टाइम में एक तो ये बहुत पुरानी भी हो चुकी है तो इनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का भी क्वेश्चन चल रहा था। दूसरा, जो आज हमारे गवर्नमेंट की साइज हो चुकी है, जो आज हमारे मिनिस्ट्रीज की साइज हो चुकी है, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए या वहां पे स्पेस प्रोवाइड करने के लिए ये जो बिल्डिंग्स है छोटी पड़ती हैं। तो इसलिए 2019 में एक हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जितनी भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके ऑफिसेज हैं, प्लस हमारी जो पार्लियामेंट है, उन सबको इनफ स्पेस प्रोवाइड करे कि वो एक जगह पे अपना काम कर सके। तो अभी क्या था, क्योंकि बिल्डिंग्स में स्पेस कम था तो इसलिए रेंटेड अकोमोडेशन के तौर पे अलग अलग बिल्डिंग्स को यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट है उसने ले रखा था। तो एक पर्टिकुलर इसी न्यूज में प्रोवाइडेड है कि बिकॉज ये जो पर्टिकुलर रेंटेड अकोमोडेशन खाली हो जाएंगी और गवर्नमेंट की ही बिल्डिंग्स में हो जाएगी, तो साल का 1000 करोड़ रुपीस का जो रेंट है वो बचेगा। तो छोटा मोटा नहीं, साल भर का 1000 करोड़ रुपीस का रेंट थी जो गवर्नमेंट इन बिल्डिंग्स को ऑक्यूपाई करने के लिए दे रही थी, तो वो सब रेंट भी अब बचेगा।
ओके तो ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है, तो जितनी भी ये पर्टिकुलर बिल्डिंग्स है, जैसे कि आपका राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक है, इंडिया गेट है, नेशनल आर्काइव्स है, ये सब जो बिल्डिंग्स है ये सबके सब आपके सेंट्रल विस्टा में फॉल करता है। सेंट्रल विस्टा इज बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेरेमोनियल हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली। तो जब हम न्यू दिल्ली जाते हैं और आपने कभी राष्ट्रपति भवन इन सब की फोटोग्राफ देखी और वो जो पूरा एरिया दिखता है वो सेंट्रल विस्टा रीजन ही है। तो यहाँ पे हम इन बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, बट अब हम इनको इन पर्पसेस के लिए यूज नहीं करेंगे, इनको हम म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड कि हमें अब न्यू बिल्डिंग्स की, न्यू एरियाज की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए हम नई बिल्डिंग्स क्रिएट कर। तो कौन सी बिल्डिंग्स क्रिएट हुई है नहीं वो हम देखेंगे, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इसका जो पर्टिकुलर बिल्डिंग्स है आपकी राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, ये कब से आई, तो द ईयर वाज 1911, जब आपके किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी कि जो इंडिया की कैपिटल है उसको कोलकाता से दिल्ली मूव करा जा रहा है, कलकत्ता से दिल्ली मूव किया जा रहा है। तो पहली बार आपकी जो आपकी कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की, वो पहले कलकत्ता थी, और अब उसको डिसाइड किया 1911 में किसको दिल्ली में मूव करा जाएगा। तो जब दिल्ली में मूव करने को बात चली तो वहां पे सारे गवर्नमेंट के ऑफिस भी चाहिए थे, तो इसलिए ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इन्होंने इनिशिएट करा। तो आपने एक दो नाम सुने होंगे, जैसे एक नाम है एडविन लुटियंस, लुटियंस दिल्ली करके जो आपका सबसे पॉश एरिया बताया जाता है, वो पर्टिकुलर जो एरिया इट इज नेम्ड आफ्टर एडविन लुटियंस, जिन्होंने बेसिकली जो सेंट्रल दिल्ली है पूरी की पूरी उसको डिजाइन करा है। एंड इनको बहुत अच्छे से साथ दिया था हर्बर्ट बेकर ने, जो एक और आर्किटेक्ट थे, इन्होंने भी जो मेन बिल्डिंग्स है आपके वो सारी की सारी डिजाइन करी है। तो कुछ बिल्डिंग दोनों ने मिलकर यहाँ पे डिजाइन करी थी, और कुछ इन्होंने अलग से करी थी, कुछ इन्होंने अलग से करी थी। तो किसने कौन सी करी थी, तो हम जो हमारा करंट पार्लियामेंट हाउस देखते हैं, जो अभी हमारा संसद भवन है, वो लुटियंस और बेकर ने मिलकर डिजाइन करा है। तो हमारा जो संसद भवन है या हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है जो पुराना वाला है, वो इन दोनों ने मिलकर डिजाइन किया था। सेकंड है राष्ट्रपति भवन, जो प्रेसिडेंट हाउस है, इट हैज बीन डिजाइन बाय एडविन लुटियंस, ठीक है। थर्ड है सेक्रेटेरिएट, यानी कि आपके नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जिसमें होम मिनिस्ट्री थी, वो डिजाइन किए थे हर्बर्ट बेकर ने। तो ये तीनों बिल्डिंग्स जो हैं और ये एरिया जो है ये इन्होंने मिलकर करा था। अब 2019 के अंदर में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है उसने यहां पे डिसाइड करा सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने का, सो दैट यहां पे हम उनकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सके और एक बेटर मॉडर्न एरिया जो है हमारे गवर्नेंस के लिए उसको क्रिएट कर सके। तो 2019 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा। और सेंट्रल विस्टा जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर में मेन चीज क्या करी है, एक तो हमने नई एक पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है। तो अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग आपको दिखती है, तो जो करंट बिल्डिंग है उसके साइड में ही एक नई आपकी पार्लियामेंट हाउस बनाया गया। एंड वन ऑफ द रीजन कि हमें नया पार्लियामेंट हाउस इसलिए चाहिए था बिकॉज इट इज बिलीव्ड कि जो आपका नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा एज पर द अपकमिंग सेंसस, 27 में सेंसस आने वाला है हमारा, और उसके बेसिस पे हमारी सीट जो है उनको रीएडजस्ट किया जाएगा बाउंड्रीज को, सो दैट हमारे लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट जो है उनको इंक्रीज करा जा सके। तो जब इंक्रीज करा जाएगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्रीज होंगे, और करंट जो बिल्डिंग है उसके अंदर में जो एडेड आपके पार्लियामेंट्रियंस होंगे उनको बैठाने की स्पेस नहीं थी, तो इसलिए भी वी अर्जेंटली रिक्वायर्ड अ न्यू बिल्डिंग, ठीक है। सेकंड इसकी हमने एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्रिएट कर दिया है। तो अब नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक नहीं होगा, अब एक सीसीएस होगा, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा, जहां पे सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं उन सबके ऑफिसर्स और ऑफिसेज लोकेट होंगे। तो उससे क्या होगा, पहले क्या होता था कि नॉर्थ ब्लॉक में अगर कोई पर्टिकुलर ऑफिस है साउथ में है तो वहां से आपको हर चीज को ट्रांसफर करना पड़ता था, फिर वहां से फाइल आती थी, फिर जाती थी, तो बहुत टाइम वेस्ट होता था, बहुत एफर्ट्स लगते थे उसके अंदर में। तो अब ये पर्टिकुलर चीज नहीं होगी बिकॉज एक ही बिल्डिंग के अंदर में सारे मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रीज आपके मौजूद होंगे। थर्ड इज आपका जो राजपथ है जिसको आज हम कर्तव्य पथ कहते हैं, तो आपकी जो रिपब्लिक डे की परेड होती है वो कर्तव्य पथ, पहले राजपथ और आज के टाइम में कर्तव्य पथ के ऊपर पे से ही जाती है। तो इस 3 किलोमीटर स्ट्रेच को भी यहाँ पे वापस से मॉडिफाई किया गया है। एंड फोर्थ इज नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग रखा गया है। इसका नाम क्या है, युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, यानी युगों युगों से चलता हुआ जो हमारा भारत है उसका एक नेशनल म्यूजियम इनका नाम होगा। तो जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स हैं इनको म्यूजियम्स के अंदर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। तो ये रहेगा आपका सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
नेक्स्ट पे आते हैं, कैन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चेंज अ जजमेंट। तो देखिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आई डू नॉट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस अगेन, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है रिगार्डिंग कि जो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया गया है और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी हियरिंग भी स्टार्ट कर चुका है। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है क्या वो पुराने जजमेंट को यहां पे चेंज कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन या ओवररूल कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको हम यहां पे आंसर कर रहे हैं, बिकॉज एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपके सामने आया हुआ है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो क्या कहा कि देखिए ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया है रिगार्डिंग गवर्नर ऑफ तमिलनाडु स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसके अंदर में गवर्नर के लिए और प्रेसिडेंट के लिए भी जब वो स्टेट बिल्स के बारे में असेंट की बात कर रहा है तो 3 महीने की टाइम लिमिट लगाई गई है। और गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट के थ्रू यही सवाल पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से पूछ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बार पीछे नहीं हटा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये इंडिया का क्वेश्चन है। तो यहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा, वी वांट कि सेंटर भी इसमें इन्वॉल्व हो और स्टेट्स भी इसके अंदर में इन्वॉल्व हो। तो कहीं ना कहीं यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करा है, बिकॉज स्टेट का भी तो ग्रीवांस है, यहां पे स्टेट को ही तो इशू है यहां पे कि जो गवर्नर है, जो सेंटर अपॉइंट करता है, वो डिसीजन ही नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं सेंटर को काउंटर करने के लिए आप कह सकते हैं बहुत स्मार्टली सुप्रीम कोर्ट ने यहां स्टेट्स को भी इन्वॉल्व कर दिया। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बट अब यहां पे जो प्रेसिडेंट का ये यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इसको यहां पे क्वेश्चन करा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 143 जिसके अंदर में प्रेसिडेंट से आप रेफरेंस करा सकते हो। अब यहां पे पहली चीज तो आई कि क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है या नहीं है, तो उसको लेके हमारे पास में ये जजमेंट्स है। एक तो है स्पेशल कोर्ट्स बिल केस 78 का, जिसमें कोर्ट ने बोला कि यहां पे वर्ड में है, मतलब रेफरेंस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट बाउंड है क्या बेसिकली अपना ओपिनियन देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पे में है, इसका मतलब इसके पास डिस्क्रिशन है, यानी कि आपको ये समझना है कि किस बेसिस पे। तो स्पेशल कोर्ट्स बिल केस जो है इसके बेसिस पे आपका सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देने के लिए बाउंड नहीं है। और 1993 का एक हमारे पास प्रेसिडेंट भी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस जब करा गया अयोध्या का केस तो उसके ऊपर पे अपना ओपिनियन देने को ही डिक्लाइन कर दिया। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी बाउंड नहीं है अपने रेफरेंस को यहां पे देने के लिए। फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो एडवाइजरी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो बाइंडिंग है या नहीं। अब देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि वो बाइंडिंग नहीं होती है, और अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि वो बाइंडिंग नहीं होती है। बट मेरी ये गलत बात होगी अगर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं बताऊं जिसमें ये कहा गया है कि एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती है, एंड इसके अलावा एक जजमेंट ऐसा भी है जहां पे एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग होती है। तो ये सिर्फ पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि वैसे तो नहीं आएगा, और आ भी गया तो आपको नो ही लिखकर आना है कि एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती है। बट फिर भी अगर प्रिंसिपल में कुछ उल्टा केस दे दिया जाए तो फिर आप कैसे हैंडल करोगे लीगल का क्वेश्चन, बिकॉज जीके में तो सिंपल सा इट इज नॉट बाइंडिंग। और अगर कंट्रोवर्सी होती है तो वो क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, नहीं तो बाद में फिर जैसे क्लैट कंसोर्शियम में लास्ट ईयर हुआ था कि क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाता है, यहां पर भी क्वेश्चन ही कैंसिल होगा। ओके, इन एनी वे सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 74 का केस है, इसमें बोला कि जो ये एडवाइजरी ओपिनियन है ये नॉन बाइंडिंग डू नॉट हैव द सेम बाइंडिंग फोर्स, मतलब ये नॉन बाइंडिंग होते हैं। हाउएवर एक डिसीजन है आरके गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो एडवाइजरी ओपिनियंस होते हैं ये अथॉरिटेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये समझना है अथॉरिटेटिव का मतलब डायरेक्टली बाइंडिंग नहीं होता है, बट अथॉरिटेटिव का मतलब ये जरूर हो जाता है कि अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो इस जजमेंट के ओपिनियन के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। विच मींस कि अगर इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हेल्ड करा है, कुछ एडवाइजरी ओपिनियन दिया है, तो ऑल दो गवर्नमेंट जो है वो एग्जैक्टली उसको फॉलो ना करे बट उसके अगेंस्ट में नहीं जाएगी, उसको वायलेट नहीं करेगी। तो एक जजमेंट ये भी है। हाउएवर अगर हमें क्लैरिफिकेशन देना हो कि आगे हमें एक सिंगल आंसर चाहिए, भाई यस और नो में बताइए कि क्या एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग है या नहीं है, तो अभी जो केस डिसाइड होता है उसके बाद में हो सकता है सिचुएशन चेंज हो, बट अभी हमारी क्लैरिटी क्या है कि नो, एडवाइजरी ओपिनियंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ऑल्सो नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट।
ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिवर्स हो सकता है क्या? तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा नो, इट कैन नॉट बी। बट क्या मॉडिफाई हो सकता है क्या? तो मॉडिफिकेशन को लेकर अभी हम देखेंगे। बट रिमेंबर, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से जजमेंट ओवररूल नहीं किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपको क्वेश्चन करना है तो आपके पास में दो पेटिशन के ऑप्शन होते हैं, एक रिव्यू पेटिशन होता है, क्यूरेटिव पेटिशन होता है कि जजमेंट को रिव्यू कर लीजिए, और क्यूरेटिव होता है कि जब उसके अंदर में कोई टेक्निकल एरर होता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में क्यूरेटिव पेटिशन किया जा सकता है। बट क्या कोई क्लैरिफिकेशन माना जा सकता है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है? तो इस पर्टिकुलर केस के आंसर में, इस पर्टिकुलर केस में आंसर हो जाएगा यस। उस पर्टिकुलर पास जजमेंट को क्लैरिफाई किया जा सकता है, यही तो पर्पस होता है, और यहां पे रिफाइन भी किया जा सकता है। तो अगेन, रिफाइनमेंट का मतलब क्या है? रिफाइनमेंट का मतलब यह है कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन मांगा है तो उसको और बेटर समझाने के लिए वो और भी ज्यादा गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है आपको। तो रिफाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो जजमेंट है उसको नैरो डाउन कर दिया जाए या उसको लिमिट कर दिया जाए। उस पर्टिकुलर जजमेंट को यहां पे आपका एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके जो गाइडलाइंस होंगी कैसे इंप्लीमेंट होगा वो बताया जाता है। जैसे कि 1998 के अंदर में जो थर्ड जजेस केस था जिसको हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थे, उसमें सेकंड जज केस जो था आपका, उस पर्टिकुलर केस को लेके यहां पे आपका एक क्लैरिफिकेशन मांगा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सिर्फ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको डेवलप करके प्रोवाइड कर दिया था। बट ओरिजिनल जो जजमेंट था आपका सेकंड जजेस केस का, उसको ओवरटर्न नहीं किया गया था। ओके, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई करा है कि एडवाइजरी ओपिनियन के अंदर में क्या एक्सपेक्टेड होता है। तो यहां पे इट में रीस्टेट, एलोबरेट और क्लैरिफाई अ लीगल प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 143। हाउएवर द रेशियो डेसिडेंडाई इज नॉट डिस्टर्ब्ड। रेशियो डेसिडेंडाई क्या होता है? रेशियो डेसिडेंडाई किसी भी केस का होता है कोर जजमेंट। तो जो कोर पार्ट होता है, जो इंप्लीमेंटेबल पार्ट होता है, उसको कोर जजमेंट बोला जाता है। तो जो पुराना जो भी केस है, जैसे अब यहां पे रेफरेंस हो रहा है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, तो यहां पे जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस माना जा रहा है तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पर्टिकुलर ओपिनियन दिया कि 3 मंथ का टाइम लिमिट है, ये रेशियो डेसिडेंडाई है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ये तो रखना ही पड़ेगा। बट क्लैरिफिकेशन आ सकता है कि किस सिचुएशन के अंदर में या किस तरीके से उस पर्टिकुलर पावर को आपको एक्सरसाइज करना है, और जो राइट्स हैं पार्टीज के वो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो किसी केस में अगर एक बार एक पार्टी को राइट्स मिल गए तो आप रेफरेंस के अंदर में उस राइट्स को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वापस से एक बार समराइज कर लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं एंड में समराइज कर लेना। तो समरी के अंदर में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आएगा सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइड its opinion, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड इट्स ओपिनियन। सेकेंड इज आर एडवाइजरी ओपिनियंस बाइंडिंग, तो सिंपली हम लिखेंगे नो एडवाइजरी ओपिनियंस आर नॉट बाइंडिंग। थर्ड आता है कैन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस रिवर्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सो अगेन आंसर इज गोइंग टू बी नो, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कैन नॉट रिवर्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एंड फाइनली, बट कैन दे रिफाइन और clarify past judgment, so answer is going to be yes, they can clarify or refine past judgment but they cannot overrule the previous judgment। तो रेशियो डेसिडेंडाई जो है कोर जजमेंट जो होगा वो यहां पे चेंज नहीं किया जा सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ओके, सो दिस इज योर पर्टिकुलर न्यूज। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका एक एडिटोरियल है, टेक अवेज फ्रॉम द स्वच्छ सर्वेक्षण। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्लीनलीनेस का एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक रैंकिंग के साथ आती है, एक सर्वे करती है, उसके बेस पे रैंकिंग्स मिलती है हमें सिटीज की, सो दैट आपकी जो डिफरेंट सिटीज हैं उनके बीच में भी क्लीनलीनेस को लेके यहां पे एक कंपटीशन इनिशिएट हो। एट द सेम टाइम जो पब्लिक है, जो लोअर रैंकिंग्स होगी वहां की जो पब्लिक है वो अपने गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकती है कि हम लोग क्लीनलीनेस में क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2016 में लॉन्च किया था और आज के टाइम में 4500 प्लस सिटीज जो हैं वो इसके अंदर में पार्टिसिपेट करती हैं। और अभी क्या है, जो आपका इस साल का स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे आया है उसमें बिकॉज बहुत टाइम से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था तो उसमें कुछ चेंजेस करे गए सो दैट कि यहां पे जो डिफरेंट पॉपुलेशन बेस की आपकी सिटीज हैं उनको भी यहां पे टॉप पे आने का मौका मिल सके। तो अभी करंटली क्या था कि जो आपके सेगमेंट से वो सिर्फ 2 में डिवाइडेड थे कि अ पॉपुलेशन अबव दिस लेवल एंड अ पॉपुलेशन बिलो दिस लेवल, तो सिर्फ 2 कैटेगरीज बन
बढ़ रही थी, तो इस वजह से बहुत सारे सिटी जो स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छा भी कर रहे थे, बट बिकॉज यहाँ पे कुछ सिटीज बहुत ही ज्यादा बेटर कर रहे थे तो वो कभी भी ऊपर नहीं आ पा रहे थे, तो उनको भी मोटिवेट करके रखने के लिए स्वच्छता को लेके, स्वच्छ सर्वेक्षण को लेके यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए हैं। तो 2016 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे आया था, अब ये जो पर्टिकुलर सर्वेक्षण है ये 10 पैरामीटर्स पे होता है, और जैसे एग्जांपल के लिए ये वेस्ट सेग्रीगेशन एक्सेट्रा, इन सब पे आपका होता है सर्वे। और अब हमने क्या करा है नए रैंकिंग सिस्टम के अंदर में, यहां पे हमने 2 से 5 कैटेगरीज बना दी है, जिसमें कोई पर्टिकुलर टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से कम है, एक 20,000 50,000 की कैटेगरी, एक 50 से 1 लाख की कर दी, एक 1 लाख से 10 लाख कर दी, और एक मोर देन 1 मिलियन सिटी, यानी मिलियन प्लस जो सिटी है 10 लाख प्लस पॉपुलेशन वाली, एक 5। तो पहले क्या था, 10 लाख प्लस और 10 लाख कम वाली थी, तो इस वजह से सिर्फ 2 ही कैटेगरी बनती थी, बट अब हमने क्या करा है 5 सेगमेंट बना दिए। तो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन आपको डिफरेंट सिटीज, टाउन्स, इन सब का नाम दिखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ बड़ी सिटीज जो बहुत साल से टॉप पे थी उनको अलग से कैटेगराइज कर दिया गया है, जिनको डाल दिया गया सुपर स्वच्छ लीग के अंदर में। तो जो पर्टिकुलर सिटीज कंटिन्यूअसली बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं उन सबको इस स्पेसिफिक नई लीग में डाल दिया गया है, सुपर स्वच्छ लीग के अंदर में। तो यहां पे आपके जो पर्टिकुलर सिटीज हैं, पहले 2 ही थी, लास्ट ईयर का जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें 2 सिटीज टॉप रैंक पे आई थी, आपकी मिलियन प्लस सिटीज में, मिलियन लेस सिटीज के अंदर में टॉप पे चल रही थी। एक तो थी इंदौर जो बहुत सालों से, पिछले 8 साल से टॉप पे थी जब से ये सर्वे स्टार्ट हुआ है, और लास्ट ईयर पहली बार सूरत आई थी। तो ये 2 सिटी प्लस नवी मुंबई जो एक न्यू एंट्रेंट है, इन तीनों को तो डाल दिया गया सुपर स्वच्छ लीग के अंदर में, और इन 5 कैटेगरी के लिए अलग अलग जो सिटीज होती हैं उनको रैंक किया जाता है। ओके, तो आपको सिर्फ सुपर स्वच्छ लीग पता होना चाहिए और जो मिलियन प्लस सिटीज हैं वो पता होनी चाहिए। तो सुपर स्वच्छ लीग जो है वो आई थिंक यस यहां पे मैंने लिखी हुई है इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। मैंने आपको बता दिया पहले कि ये जो पर्टिकुलर सिटीज हैं अब ये सुपर स्वच्छ लीग में आ जाएगी। और इस बार की जो मिलियन प्लस सिटीज में रैंकिंग्स आई हैं उसमें टॉप 3 ये हैं। तो जो मिलियन प्लस, यहाँ 10 लाख से प्लस ज्यादा पॉपुलेशन है, इंदौर में इससे कम है तो वो इसमें नहीं है। तो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ ये वो सिटीज हैं जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है और ये इस कैटेगरी में टॉप पे आ चुकी हैं। और जो आपकी पहले से बेटर थी इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, इन सबको अब सुपर स्वच्छ लीग में पुटअप कर दिया है। तो अगर अब ये परफॉर्मेंस बेकार करेंगी तो अब इनको इस लीग से निकाल दिया जाएगा। ओके, पिछले साल की रैंकिंग देख लेते हैं। फर्स्ट पे इंदौर, सूरत, नवी मुंबई है, इसमें करेक्शन ही कर लीजिए, इंदौर और सूरत दोनों के दोनों फर्स्ट ही थे लास्ट ईयर के, ठीक है, तो ये दोनों फर्स्ट हो जाएंगे। इस बार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, इसके हिसाब से थीम क्या है, सो द थीम इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, RRR, ठीक है। तो जैसे मूवी थी उससे याद कर सकते हो कि इस सर्वे का नाम क्या है, RRR करके सर्वे का थीम है इस बार का। नेक्स्ट पे आते हैं, नेट FDI डाइव्स 98% ऑन लोअर ग्रॉस इनफ्लोस, हायर रिपेट्रिएशन। तो हमारा जो बाहर से इंडिया में पैसा आता है, बाहर के जो फॉरेनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गया है एंड इट हैज फॉलन डाउन बाय 98% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो मई का डेटा था, पिछले साल जो पैसा आया था उससे 98% कम पैसा, सिर्फ 2% ही उसका आया है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमारे आया था $2.2 बिलियन रुपीस, पिछले साल मई और 2024 में 2.2 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई थी, और इस बार सिर्फ $35 मिलियन आया है, 1 बिलियन भी क्रॉस नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम इस बार FDI आया है, और उसके रीजन क्या है, एक तो है कि ग्रॉस इनफ्लोस जो है वो कम हुए, और नेट है तो मतलब हमारे जो आया है वो भी, और जो यहां से जा रहा है उसको भी इंक्लूड करके बता रहे हैं, और हायर रिपेट्रिएशन मतलब कि यहां से पैसा बाहर भी ज्यादा जा रहा है। तो नेट FDI क्या हो गया, FDI बेसिकली की फॉरेन एंटिटी जो इंडिया में पैसा लगा रही है। नेट FDI क्या हो गया, तो नेट FDI इसकी ग्रॉस FDI मतलब जो सारा अंदर आ रहा है, बट इसके अंदर में ग्रॉस FDI में क्या है वो सब भी इंक्लूडेड है जो यहां से बाहर भी जाएगा। तो जब मुझे नेट FDI निकालना है तो मैं ग्रॉस FDI में से मेरा रिपेट्रिएशन, डिसइन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन फर्म्स, यानी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में वो यहां से बाहर जा रही हैं, और इंडियन फर्म जो बाहर पैसा लगा रही है उसको रिमूव कर दूंगा। तो मुझे पता पड़ेगा कि कितना आया कितना गया, और उसके बाद मेरे पास क्या ज्यादा बचा है वो मुझे पता पड़ गया। तो वो सिर्फ $35 मिलियन है। तो रीजंस क्या है इस बार के डिक्लाइन के, तो पहला है भाई कि FDI बाहर से ही कम आ रहा है, तो ग्रॉस FDI इन्फ्लोस जो है वो कम हुआ है, और वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज कि एक तो ग्लोबल मार्केट आपका डाउन है, और यूएस की जो पॉलिसीज है उस वजह से भी बहुत सारी यूएस कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, और कहीं भी नहीं कर रही हैं।
सेकेंड इज शार्प राइज इन रीपैट्रिएशन डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो फॉरेन कंपनीज है वो अपना पैसा यहां से निकाल रही हैं। और थर्ड इज इंडियन कंपनीज भी बहुत ज्यादा बाहर इन्वेस्ट कर रही है। तो ये तीनों ही आपके रीजंस बनते जा रहे हैं, सब कुछ ही नेगेटिव जा रहा है, इसलिए हमारे नेट एफडीआई नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, बट मैं कभी भी कोई न्यूज बिना रैंकिंग्स के नहीं मिस करता हूं ऐसी जहां पे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी वो कंट्रीज है जहां से सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में आती है, तो सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, नीदरलैंड, जापान, ये 5 कंट्रीज हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि टॉप 3 आपको याद होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको ओडीआई भी पता होना चाहिए, वनडे इंटरनेशनल नहीं, आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई जो इंडिया में, ओडीआई जो इंडिया से बाहर गया, और उसके अंदर में भी सिंगापुर जो है दोनों ही सिचुएशन में टॉप के ऊपर पे है। तो सिंगापुर जाता है पैसा इंडिया से, यूएसए जाता है और नीदरलैंड जाता है। तो सिंगापुर दोनों में फर्स्ट है, ये तो प्लीज आप याद कर लोगे। और उसके अलावा हम कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? सिंगापुर में कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, नीदरलैंड्स में कर रहे हैं, और दीज आर योर टॉप 5। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, जस्ट वांटेड टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर न्यूज। तो हमने यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी तो कई बार पढ़ी है, तो हमें पता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी जो है, इनको हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है। 15% इनको है, 7.5% इनको है, और 27% इनको है। तो गवर्नमेंट के आपके पार्लियामेंट के अंदर में आपका सेशन चल रहा है, और वहां पे हमें ये रिपोर्ट आई है कि ऑल्दो हम इतनी सीट्स रिजर्व रखते हैं, बट जब बात आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर पोस्ट की, जो प्रोफेसर लेवल की पोस्ट है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो हमने इन कैटेगरीज के लिए रिजर्व कर रखी है, सो इट हैज बीन फाउंड कि 80% ऑफ प्रोफेसर पोस्ट फॉर ओबीसी, जो ओबीसी के लिए 80% प्रोफेसर पोस्ट हैं वो वेकेंट है, वो खाली पड़ी हैं। और सिमिलरली एसटीज की जो 83% सीट्स हैं प्रोफेसर की, मतलब पढ़ाने वालों की, वो भी खाली पड़ी हुई। तो यहाँ पे हम ये तो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अब इतने फॉरवर्ड हो चुके हैं, बैकवर्डनेस उनकी कम हो चुकी है कि इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। बट यहीं पे हमारे पास ये काउंटर इंफॉर्मेशन आती है, जिसमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इतनी सारी 83% से, मतलब अगर 100 सीट्स हैं तो ये मान के चलिए सिर्फ 17 ही वहां पे प्रोफेसर हैं, बाकी के 83 जो पोस्ट हैं वो खाली पड़ी हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो ये भी एक रियलिटी चेक होता है कि आपका ऐसा भी नहीं है कि बैकवर्डनेस हमने पूरी खत्म कर दी, बिकॉज जनरल की कैटेगरी तो कभी खाली नहीं जाती, उसमें तो हमेशा कोई ना कोई लोग होते हैं। विच मीन्स कि यहां पे हमें सिर्फ रिजर्वेशन पे फोकस नहीं करना है, हमें यहां पे इनके एजुकेशन के ऊपर पे, इनके कैपेसिटी बिल्डिंग पे वर्क करना है, बेटर कैपेसिटी क्रिएट करनी है लोगों की, सो दैट ये अपना जो जॉब है ये और भी बेटर तरीके से कर पाए। ठीक है, तो जस्ट वांटेड योर आईज ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूज आल्सो। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द क्रिटिकल मिनरल्स कंटेस्ट। तो क्रिटिकल मिनरल्स को लेके एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेके इंडिया का जो पोजीशन है अभी बहुत अच्छा नहीं है, और इंडिया जो वर्ल्ड में रेस चल रही है रिगार्डिंग टू क्रिटिकल मिनरल्स, उसमें इन्वॉल्व तो है बट बाकी सब प्लेयर से बहुत पीछे है। तो यहाँ पे जो ये दोनों ऑथर्स हैं, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि क्रिटिकल मिनरल्स की पॉलिसी को लेके हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन है, तो क्रिटिकल मिनरल्स हम पहले भी कर चुके हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं, और ये हर कंट्री के अलग हो सकते हैं, जो उस कंट्री को लगते हैं कि मेरी इन इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हो गए जो क्रिटिकल हैं क्लीन एनर्जी के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए, डिफेंस के लिए, मोबिलिटी के लिए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जो इस कैटेगरी के लिए एसेंशियल्स हैं वो सब क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरीज में आते हैं। अब इन मिनरल्स की एक इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये हाईली जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड है, मतलब कि ऐसा नहीं है जैसे आयरन है, कोल जो है, यूजुअली हर कंट्री में आपको आयरन और कोल मिल जाता है और वो भी इंपॉर्टेंट है। बट क्रिटिकल मिनरल्स की खासियत क्या होती है, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होते, ये स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं लिथियम की बात करूं, सो देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज, स्पेसिफिकली साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन रिजर्व्स इन लिथियम। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर में हार्डली कोई क्रिटिकल मिनरल आपको अच्छी क्वांटिटी में मिलता है कि हम उसको कमर्शियली वहां पे एक्सप्लोर या रिफाइन कर पाए। ठीक है, तो ये होता है, और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल वैल्यू चेन्स होती हैं। एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कुछ, लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, ग्रेफाइट है, रेयर अर्थ एलिमेंट, ये 17 ऐसे एलिमेंट
एलिमेंट्स होते हैं जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है, ये भी आपके क्रिटिकल मिनरल की ही सब कैटेगरी है। एंड देन यू हैव सिलिकॉन आल्सो, एंड यू कैन सी हियर ये जितने भी आपको एग्जांपल दिख रहे हैं सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस पर्टिकुलर मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप मुझे देख रहे हो, उन सब के अंदर में लिथियम की बैटरी है, कोबाल्ट है, निकल है, ग्रेफाइट है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, छोटी छोटी क्वांटिटी में होंगे बट हैं, और सिलिकॉन भी है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप कि आपके सामने है कि आपके सामने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो बोर्ड है जिसमें पढ़ा रहा हूं, इसमें भी यही पर्टिकुलर क्रिटिकल मिनरल्स ही है। अब इंडिया की डिपेंडेंसी कितनी है भाई? 10% है, 20 है, 50 है। 10, 20, 50 होता तो हम मैनेज कर लेते, बट हम 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं ऑन की क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ और सिलिकॉन। तो जो ऊपर एग्जांपल्स हैं उन सब में हम 100% डिपेंडेंट है। इंडिया में 1% भी हम इन चीजों को यहाँ पे कहीं भी माइन नहीं कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन इज लिमिटेड इन इंडिया और अंडर डेवलप्ड भी है। तो लिमिटेड भी है और अंडर डेवलप्ड, यानी कि कुछ स्कोप है बट अभी हम उसे बहुत पीछे हैं। मिड स्ट्रीम गैप क्या होता है? तो कहीं पर अगर हमारे पास रिजर्व भी है तो उसको रिफाइन करने का नहीं है, रिफाइन करने का है तो उसको प्रोसेस करने का नहीं है, प्रोसेस करने का है तो उसको यूज करने की जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक आपका मिड स्ट्रीम में गैप क्रिएट होता ही रहता है। तो ये भी एक बड़ा इश्यू है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करे? तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया। 22 में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया के लिए आइडेंटिफाई कर दी कि ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स है। जो भी पॉलिसी आएगी उसमें हम इन मिनरल्स को यहाँ पे फोकस करेंगे। और दूसरा एक हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है NCMM, इसको यहाँ पे लॉन्च करा सो दैट हम सप्लाई चेन्स को सिक्योर कर सकें और डिपेंडेंसी को यहाँ रिड्यूस कर सके। तो इस पर्पज से हमने ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लॉन्च करा है। फिर हम आते हैं इंटरनेशनल एंगेजमेंट। तो हमने एक पर्टिकुलर MSP को भी ज्वाइन करा है। तो MSP जो है वो यूएस का एक आपका यूएस का प्रोग्राम है, यूएस का प्रोग्राम कह लीजिए, यूएस का कोalition कह लीजिए, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यूएस का है ये। और इसके अंदर में यूएस की जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके, जैसे यूएस हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब मिलके चाइना को काउंटर करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली अफ्रीकन कंट्रीज में, जहां आपको इन सब क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व होते हैं। तो वहां पे माइनिंग में, आपके रिफाइनिंग के अंदर में, प्रोसेसिंग के अंदर में, ये वहां पे पार्टनरशिप में प्लांट्स ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि कुछ एक दो मिनरल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इनकी सबसे ज्यादा रिजर्व किस कंट्री में है। तो लिथियम की बात करी जाए तो टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है, देन सेकंड पे चिली है, थर्ड पे अर्जेंटीना, फोर्थ पे चाइना है। ठीक है, तो ये रिजर्व्स की रैंकिंग है। तो लिथियम में ऑस्ट्रेलिया आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहां पे लिथियम आ गया, तो विच आर द 3 कंट्रीज जो लिथियम ट्राइंगल क्रिएट करती हैं? जो लिथियम ट्राइंगल है वो कौन सी 3 कंट्रीज क्रिएट करती हैं? एक हिंट और दे देता हूं, तीनों जो हैं वो ABC से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, मतलब एक ए से, एक बी से, एक सी से। ओके, कोबाल्ट सबसे ज्यादा है तो कांगो में DRC, जो अभी आपका एक वहां पे कंफ्लिक्ट भी चल रहा है, 2 आर्म ग्रुप्स है, सिविलियंस ग्रुप, आपके सिविल वॉर वहां पे चल रहा है, आर्म ग्रुप्स है जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। और वन ऑफ द रीजन जहां पे रवांडा और आसपास के कंट्रीज इन्वॉल्व है, दैट इज बिकॉज DRC इज रिच इन दीज पर्टिकुलर मिनरल्स। तो कांगो है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और रेयर अर्थ एलिमेंट जो है, जो 17 इन टोटल है, तो 17 इन टोटल ये रिकॉग्नाइज नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट जो माने गए हैं वो 17 ही है हमारे केमिकल टेबल्स के हिसाब से। तो ये चाइना में सबसे ज्यादा है, फिर वियतनाम और फिर ब्राजील। ओके, तो ये तो वो कंट्रीज है जहां पे रिजर्व्स हैं, मतलब जमीन के नीचे, माउंटेन के नीचे, वहां पे ये अवेलेबल होते हैं। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग की या रिफाइनिंग की, तो उसके अंदर में हर किसी पर्टिकुलर क्रिटिकल मिनरल की रिफाइनरी में, प्रोसेसिंग में, इट इज चाइना विच डोमिनेट्स द मार्केट। तो चाहे लिथियम हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे रेयर अर्थ एलिमेंट हो, इन सबकी प्रोसेसिंग के अंदर में, इवन इन सर्टेन केसेस 98% तक जो वर्ल्ड की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग इन क्रिटिकल मिनरल्स की, दैट इज अंडरटेकन बाय चाइना ओनली। तो यहां पे चाइना का एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, बट फॉर आवर डिफेंस पर्पसेस ऑल्सो, बिकॉज एक कंट्री पे आप इतना डिपेंड नहीं हो सकते।
नेक्स्ट पे आते हैं, वैक्सीन होप इन मलेरिया फाइट। तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज यही है कि हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने एक पर्टिकुलर मलेरिया की वैक्सीन को यहाँ पे ट्रायल के लिए अप्रूव कर दिया। अभी ट्रायल के लिए अप्रूव किया गया है, अगर ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो भी आपके जो वैक्सीन है वो इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगी और एक बहुत सही रेट पे हो जाएगी। तो मलेरिया रिसेंट टाइम्स में तो इसको कंट्रोल करा गया है स्पेशली इंडिया के अंदर में, बट एक टाइम था जब मलेरिया से मोर देन 1 लाख पीपल यूज टू डाई इन इंडिया ओनली। मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इंडिया में कर रहा हूं। बट अब क्या हो चुका है, जो मलेरिया रिलेटेड डेथ्स होती हैं वो लिमिटेड हो चुकी है। इवन लास्ट जो गवर्नमेंट डेटा है उसके हिसाब से ओनली 22 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ मलेरिया रिलेटेड कॉजेस। हाउएवर WHO सेज कि ये नंबर अंडर रिपोर्टेड है, बट मैं ये कह रहा हूं कि भाई अंडर रिपोर्टेड भी है तो 22 हम कह रहे हैं तो 100 हो सकता है, 22 है तो 220 हो सकता है, 2200 हो सकता है, बट इट इज नोवेयर नियर टू द वैल्यू जो पहले थी। However, we have to also realize कि मलेरिया जो है वो अभी तक एंड नहीं हुआ है। अफ्रीका के अंदर में बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे बहुत सारे लोगों की डेथ बिकॉज ऑफ मलेरिया होती है। तो इट इज अगेन स्टिल इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे मलेरिया को कंट्रोल करें, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल तरीका जो वो है वो यही है कि हम मलेरिया की अगर वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं तो हम इस पर्टिकुलर डिजीज को पूरा ही एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो मलेरिया जो है डिजीज जो होती है सारी, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब होनी नहीं, इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए है। तो मलेरिया जो है ये आपका क्या है, सो मलेरिया इज अ मॉस्किटो बॉर्न पैरासिटिक डिजीज। तो पैरासिटिक डिजीज है, मॉस्किटो आपको बाइट करता है, और पैरासाइट जो होता है आपका, जिसको हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होता है वो आपके बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है और उससे आपको ये पर्टिकुलर हो जाता है। अब इंटरेस्टिंगली जो मलेरिया है आपका वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज जो है मलेरिया की, आपके मॉस्किटोस की, उससे ही होता है, और उसमें भी जो उसकी फीमेल स्पीशीज है उसके काटने से ही मलेरिया होता है, और वो पर्टिकुलर फीमेल स्पीशीज है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोस। तो ये पर्टिकुलर मॉस्किटो ब्रीड जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का जो बाइट होता है उसी के बेसिस पे ही आपको मलेरिया कॉज हो सकता है। सो इट्स अ मॉस्किटो बॉर्न पैरासाइटिक डिजीज कॉज बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज। तो ये पैरासाइट का स्पीशीज है। मलेरिया जो आपका मॉस्किटो था उसके अंदर में ये पैरासाइट एग्जिस्ट करता है और ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, पैरासाइट क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो जो प्लाज्मोडियम तो पैरासाइट हो गया, इसके दो टाइप्स हैं मेजरली, कई होते हैं बट दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है ये तो वो स्पीशीज है या वो पैरासाइट है जो बेसिकली आपका मिलता है अफ्रीका के अंदर, और ये आपका डेडली है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई होती है। एंड गुड न्यूज फॉर अस इज कि इंडिया में जो प्लाज्मोडियम है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो मॉर्टेलिटी है वो कम होती है, मॉर्टेलिटी इज लेस। ठीक है, और दिस इज कॉमन इन इंडिया। और जो अभी करंटली हम वैक्सीन बना रहे हैं उसका नाम है एडफेल्सीवैक्स, और वो इसी पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अगेंस्ट में वर्क करेगी। ओके, तो यहां पे ये न्यूज हो गई। वैक्सीन फॉर मलेरिया कौन सी है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर मलेरिया। तो जो WHO अप्रूव भी हो चुकी है, 75% प्लस एफिकेसी, यानी 75% केसेस में आपकी जान बच जाएगी, आपको मलेरिया नहीं कॉज होगा। उसका नाम है RTS-S। तो ये तो वैक्सीन का नाम है। और मॉस्क्यूरेक्स एक कंपनी ने जो आपकी ब्रांड निकाली है, जैसे आपका वैसे तो पैरासिटामोल सॉल्ट होता है बट डोलो मेडिसिन है, तो ये तो डोलो हो गया और ये पैरासिटामोल सॉल्ट हो गया। तो RTS-S और ब्रांड का नाम है मॉस्क्यूरिक्स। सेकंड जो वैक्सीन अप्रूव हुई है उसका नाम है R21। ठीक है, और उसका ये नाम हो जाएगा R21। RTS-S याद होगा बहुत है, पहली RTS-X है, सेकंड R21 है। और इंडिया की कैंडिडेट वैक्सीन कौन सी, कैंडिडेट मतलब कि अभी अप्रूव नहीं हुई है, और वो है आपकी एडफेल्सीवैक्स। 90% प्लस एफिकेसी शो करी है इसने माइस के अंदर में। ठीक है, तो अभी तक हमने एनिमल्स पे टेस्ट किया है, तो जब हम अब ह्यूमन ट्रायल एक्सेप्ट हो चुका है, तो अगर ह्यूमंस में ये सक्सेसफुल हो जाएगी तो फिर हम इसको जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है, उसको भी प्रोवाइड करेंगे और हम इंडिया में मलेरिया को कंट्रोल कर पाएंगे। तो yes, there is a vaccine for malaria now, and yes, there has always been a treatment for malaria also. तो एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं, जैसे कि सबसे फेमस तो क्लोरोक्वीन है, और आर्टेमिसाइन बेस्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं जो बेसिकली अब यूज किए जाते हैं। जस्ट नो क्लोरोक्वीन जो होती है इट्स अ मेडिसिन, इट्स एन एंटी मलेरियल ड्रग होता है जो बेसिकली मलेरिया में दिया जाता है।
ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। लास्ट न्यूज है आपकी ये, तो एक होली न्यूज से कर लेते हैं। अभी कावड़ यात्रा है, हर जगह यही चुन रहे हैं। तो इस बेसिकली कावड़ यात्रा का हिस्ट्री क्या है, ये कहां से आती है कावड़ यात्रा। तो कावड़ यात्रा जो होती है ये साल में एक बार निकलती है, और सावन का जो मंथ होता है, श्रावण इसको बोला जाता है, एक बार सावन बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में। तो श्रवण का जो मंथ होता है, जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, उसमें ये पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में पिलग्रिमेज किया जाता है। ओके, तो जो लोग इसको बेसिकली लेके जाते हैं उनको हम कावड़ बोलते हैं, बिकॉज जो वो लेकर जा रहे हैं, कावड़िया बोलते हैं, जो लेकर जा रहे हैं उसे कावड़ बोलते हैं। तो जो आपका एक वुडन एक पर्टिकुलर पोल के ऊपर पे जो दो आपके मटके आपके सस्पेंडेड होते हैं, दैट थिंग इज नोन एज कावड़। ठीक है, तो इसका माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, तो इसका ओरिजिन तो है आपके समुद्र मंथन से। तो आप सबने सुना होगा कि देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र मंथन करा और फिर उसमें से अलग अलग चीजें निकल के आई। तो अमृत भी निकल के आया था, बट उससे पहले विष निकल के आया था। तो वो जो पर्टिकुलर डेडली पॉइजन था जिसको हम हलाहल बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हलाहल बोलते हैं, इसीलिए आपके जो भगवान शिव उनको भी हलाहल देव कहा जाता है। तो उन्होंने वो पॉइजन किया, उनके गले में रह गया, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो जब शिव जी ने ये पॉइजन लिया तो उनका गला जल रहा था, तो उस टाइम में गंगा का पानी उनको दिया गया, जिससे उनकी जो गले के अंदर में बहुत ज्यादा उनको गर्मी लग रही थी, हीट लग रही थी, वो पर्टिकुलर थ्रोट में जो हीट थी, बर्निंग सेंसेशन थी, उसको कंट्रोल किया गया विद गंगा वाटर। तो इसलिए डिवोटीज जो होते हैं वो गंगा वाटर लेकर आते हैं, और यूजुअली किसी शिवजी के टेंपल में, उनके यूजुअली गांव के लोग ज्यादा करते हैं, तो गांव का जो टेंपल होता है वहां पे गंगा का जो टेंपल होता है उसको आपके शिवलिंग के ऊपर पे वो करते हैं। सो इट इज बिलीव्ड कि उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो क्या पता क्लैट के लिए भी शायद ये करने से आपका हो जाए, बट मैं कहूंगा पढ़ाई कर लीजिए, ये सुन लीजिए, वो ज्यादा है, जाके कावड़िया बनने की जरूरत नहीं है क्लैट के लिए तो एटलीस्ट। ओके, तो इसलिए टर्म नीलकंठ भी आता है जो इसी पर्टिकुलर इवेंट से निकल के आता है। रिलीजियस प्रैक्टिस आपको यहाँ पे बताई हुई है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्योतिर्लिंग है आपके शिव जी के, वहां पर भी जाके इस पर्टिकुलर गंगा के जल को जाके वहां पे जाके उस शिवलिंग होता है उसके ऊपर पे चढ़ाते हैं। तो ये पर्टिकुलर आपका उसका पूरा प्रैक्टिस बताया हुआ है। ठीक है, तो ये कावड़िया की स्टोरी आई थॉट कि कर लेते हैं, सिर्फ इतना सा काम का है आपके लिए तो, बट आई थॉट कि एक बार देख लेना चाहिए। ओके, तो इसके साथ आज का न्यूज एनालिसिस खत्म हो जाता है, ज्यादा बात नहीं करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।